हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा, कक्षा 11 में। बेटा आज से हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये आपके यूनिट टेस्ट सेकंड में आ रहे हैं, इसलिए आपको इन्हें भी मन लगाकर पढ़ना है। आज का जो चैप्टर है वो है ऋजुरेखीय पथ पर गति। एक वर्ड इसमें जुड़ रहा है, गति। क्या है गति? अगर आपसे कभी गति की बात कर दी जाती है, पूछा जाता है गति के बारे में बताइए, तो आप कैसे बताएंगे कि गति क्या है? तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि सिचुएशंस, अवस्थाएं जो होती हैं हमारे पास किसी भी वस्तु के लिए, वो दो होती हैं। किसी भी वस्तु के लिए जो अवस्थाएं होती हैं वो दो होती हैं। पहली होती है विराम की अवस्था। पहली जो है वो है विराम की अवस्था, और दूसरी जो है वो है गति की। ठीक है, तो ये जो गति की अवस्था है ये हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है कि विराम की अवस्था क्या होती है। ठीक है, तो साधारण बात मैं आपको बता दूं कि जैसे आप देखते हैं आपके घर पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कैसे स्थिर हैं। आप बताएंगे ये स्थिर क्यों है? क्योंकि आपने आज देखा ये वहीं रखी है, कल देखा वो वहीं रखी है, परसों देखा वो वहीं रखी है। मतलब समय जरूर परिवर्तित हो रहा है, लेकिन उन चीज़ों की स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो जहां आज स्थित हैं वहीं कल भी स्थित हैं और वहीं पर अगले दिन भी स्थित होंगी। ठीक है, तो अर्थात ऐसी सभी वस्तुएं जिनमें समय के साथ कोई भी विस्थापन नहीं होता है, वो सारी वस्तुएं आपकी जो आ जाती हैं वो किस अवस्था के अंतर्गत आ जाती हैं? विराम की अवस्था। किस अवस्था के अंतर्गत आती हैं? विराम की अवस्था के अंतर्गत आती है। इसी के बाद जस्ट अगली बात आती है गति की अवस्था क्या होती है। तो बस इसी का थोड़ा सा अपोजिट कर लीजिए। अगर वे वस्तु समय के साथ साथ अपने विस्थापन को प्रदर्शित करती, अपनी स्थिति को परिवर्तित करती, तो वो वस्तुएं किस अवस्था में होती? गति की अवस्था में। यानी आप अगर देखेंगे, मान लीजिए आप किसी सड़क पे खड़े हैं, कोई गाड़ी थोड़ी देर पहले वहाँ पर थी और चल रही है, तो थोड़ी देर बाद आपको यहाँ दिखाई देगी। इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि थोड़ी देर पहले अगर वहाँ पर थी तो वहाँ से वो चल रही है, गति की अवस्था में है, तो 10 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के बाद आपको वो यहाँ दिखाई दे रही है। अर्थात उसकी पोजीशन जो है वो किस तरह की है? मोशन की है, यानी गति की है। क्लियर? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये दो विशेष बातें हैं। जब हम इस चैप्टर को शुरू करने जाते हैं, मोशन पढ़ने जाते हैं, तो ये हमें दो अवस्थाएं पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है गति की अवस्थाएं। तो गति का मतलब ये होता है कि अब हमें मोशन करना है, और गति आपके पास बहुत सारे तरह से पढ़ने को मिलने वाली है। पहले तो इस चैप्टर में जो आज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इस चैप्टर का नाम ही है ऋजुरेखीय पथ पर गति, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक सीधी रेखा में हम जो गति पढ़ेंगे वो। इसके बाद आप पढ़ोगे इसी में प्रक्षेप गति, उसके बाद पढ़ोगे आप वृत्तीय गति, फिर पढ़ोगे घूर्णन गति। मतलब अब इस तरह से आप मोशन को आगे से आगे पढ़ते चले जाओगे, और अंत में जाके आप वेव्स में और भी, यानी तरंगों में आप और भी अलग अलग तरह की गतियों के बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज चैप्टर। तो इसके बाद हमारे पास जस्ट अगला टॉपिक आता है राशियाँ, है ना। राशियाँ जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज, यानी भौतिक राशियाँ। अभी तक मैंने 2 चैप्टर पढ़े हैं और दोनों ही चैप्टरों में इसके बारे में बताया है। पहली होती है अदिश राशि और दूसरी होती है सदिश राशि। अब भैया आपको फिर से मैं बता दूं कि अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, जबकि सदिश राशियाँ वे होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ, यानी प्लस में क्या होती है? एक दिशा भी होती है।
ठीक है। यानी अगर केवल राशियों में परिमाण है तो वो किस तरह की राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। और अगर उन राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी है तो वो किस तरह की राशियां हैं, सदिश राशियां हैं। इसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने बहुत बार पढ़ा है, आज हम उसे करके देखने जा रहे हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि दूरी क्या है, दूरी को परिभाषित करो। दूरी क्या है, दूरी को परिभाषित करो। तो जरा ध्यान से देखना, मैं दोनों सिमिलर चीजों को लेकर एक साथ चलूंगा और आप इसे देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दूरी, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, दूरी, और यहाँ पर लिख रहे हैं विस्थापन। क्या लिख रहे हैं, विस्थापन, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दूरी क्या है। तो हमारे पास एक बिंदु ये है A और एक बिंदु ये है B, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो लंबाई है, ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य पथ की लंबाई को कहते हैं दूरी। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य पथ की लंबाई को कहते हैं दूरी। क्या कहते हैं, दूरी। अब मान लो यही आपके दो बिंदु हैं, लेकिन आपसे बता रहा है कि आपको कहाँ जाना है, A से B जाना है, यानी दिशा निर्धारित कर रहा है। अगर ये दिशा निर्धारित कर रहा है तो ये हो गया आपका विस्थापन। तो विस्थापन क्या है, किसी निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के मध्य पथ की लंबाई को कहते हैं विस्थापन, और केवल किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। तो इस कंडीशन से आपको पता चल गया कि दूरी किस तरह की राशि है, अदिश, और विस्थापन किस तरह की राशि है, सदिश। विस्थापन किस तरह की राशि है भैया, सदिश राशि। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। फिर बात करते हैं दूरी। तो अब ये कुछ टॉपिक जो है वो कॉमन है। जैसे सबसे पहले पूछेगा एक समान दूरी, एक समान दूरी। तो एक समान दूरी क्या होती है, ठीक है। तो इसी का इधर बन जाएगा एक समान विस्थापन, एक समान, सॉरी इस पे मत चलो लेके चलो, ठीक है। तो दूरी के बारे में बात समझ में आ गई, विस्थापन के बारे में बात समझ में आ गई, ठीक है। अब पूछता है दूरी का मात्रक। तो देखो जरा, दूरी का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। भाई विस्थापन, तो विस्थापन का भी मात्रक जो होगा वो क्या होगा, मीटर। विस्थापन का भी जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर, ठीक है। फिर पूछा जाता है, कहता है इसका विमा ज्ञात हो। तो भाई इसकी जो विमा होती है वो सिंपल सा पढ़ चुके हैं, L होती है, और इसकी भी विमा क्या होती है, L होती है। यानी विस्थापन की विमा क्या आएगी, L आएगी, ठीक है। अन्य मात्रकों की अगर बात करेंगे तो बड़े मात्रक जो होते हैं वो किलोमीटर भी होता है। दूरी का बड़ा मात्रक क्या होता है, किलोमीटर होता है। विस्थापन का बड़ा मात्रक क्या होता है, वो भी किलोमीटर होगा। छोटे मात्रक सेंटीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, माइक्रोन, फर्मी, सब पढ़े हैं आपने, सब पढ़ाए जाएंगे आपको, ठीक है। एक बड़ी बात बता दें कि अगर मान लेते हैं हमसे कहता है कि एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि एक आदमी मान लेते हैं कि पॉइंट ए पर है, ठीक है। ए से बी पर गया 4 मीटर, बी से सी पर आया 5 मीटर, फिर सी से डी पर आया, ठीक है, कितना आ गया 4 मीटर, और फिर ये डी से ई तक गया। कह रहा है कितना गया, 4, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, कह रहा है अब आप दूरी बताइए, कितनी दूरी तय की उसने, भाई बताइए कितनी दूरी तय की। देखो यहाँ पर नंबर फर्स्ट फाइंड करने जा रहे हैं दूरी। तो दूरी में देखो 4, 5, 9, 4, 13, 4, 17। यानी अगर हम दूरी निकालेंगे तो 4 + 5 + 4 और +4, यानी कितनी आ गई 17 मीटर, ठीक है। कितनी दूरी उसका चली, 17 मीटर। लेकिन विस्थापन की जैसे ही बात करता है तो हम देखेंगे थोड़ा सा चेंज आने वाला है। क्या चेंज आएगा, किसी निश्चित दिशा की बात कर रहा है। तो मान लेते हैं जब ये ए से बी तक आया था तो ये दूरी क्या थी, पॉजिटिव, और बी से सी तक आया था ये दूरी क्या थी, पॉजिटिव। लेकिन जैसे ये सी से डी तक आया ये दूरी कैसी हो गई, निगेटिव,
और फिर अगर इसके सापेक्ष देखेंगे तो ये डी से ई तक जो आएगा वो दूरी भी कैसी होगी, निगेटिव। यानी अगर हम विस्थापन की बात करेंगे तो 4 + 5 - 4 - 4 कितना आना चाहिए, 1 मीटर। यानी विस्थापन कितना हुआ, मात्र 1 मीटर का हुआ। देखो ये डिस्टेंस जो है वो कितनी आनी चाहिए, 1 मीटर आनी चाहिए। तो विस्थापन कितना होगा, किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन। जबकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पथ की पूरी लंबाई को कहते हैं दूरी। क्या कहते हैं, दूरी। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? फिर से एक और क्वेश्चन कहता है, अगर हम बात कर लें, ये हमारे पास एक क्या है, पत्थर है जिसको आपने यहाँ पर बांध रखा है, ठीक है। त्रिज्या कितनी है, 7 मीटर ओ बिंदु से। अब कह रहा है अगर ये अपना एक चक्कर पूरा लगाता है तो आप यहाँ पर दूरी भी बताइए और विस्थापन भी बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए आंसर देखो, कह रहा है 7 मीटर की एक डोरी थी जिस पर आपने एक m द्रव्यमान का पिंड बांधकर घुमा दिया, गति गति करा दी, ठीक है। अब पूछ रहा है कि आप ये बताइए इसने कितनी दूरी तय कर ली। तो देखो भैया, ये दूसरे वाले एग्जाम्पल में आपको क्या ज्ञात करना है, दूरी। तो दूरी यहाँ पर जो आएगी वो आएगी 2πr, यानी 2 × 22/7 × 7, यानी कितनी आ गई, 44 मीटर। उसने कितनी दूरी तय की इसके पृष्ठ पर, 44 मीटर। जबकि अगर विस्थापन की बात करेगा तो भाई ये यहाँ से चला था और वापस यहीं पर आ गया, विस्थापन क्या हो गया, 0। विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग लेके चलते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद अगली, कहता है दूरी से बनती है चाल और विस्थापन से बनता है वेग। दूरी से बनती है चाल और विस्थापन से बनने वाला है वेग, ठीक है। तो आते हैं और इसको भी आप समझेंगे, क्यों, क्योंकि टॉपिक अच्छे हैं, पढ़ने में मजा आएगी, है ना। तो इनकी PDF आपको मिलने वाली है, इसलिए डेफिनेशन आप उससे देख के लिखिएगा। फिलहाल मैंने बात की आपको पढ़ना है चाल और यहाँ पर पढ़ना है वेग, ठीक है। यानी चाल और वेग के बारे में बात करनी है। तो भाई चाल अगर हम बात करें दूरी से बन रही है तो ये भी कैसी राशि होगी, फिर अदिश। जबकि वेग बन रहा है विस्थापन से, तो ये कैसी राशि होगी, सदिश। क्लियर है? चलिए देखते हैं। तो चाल की अगर हम परिभाषा पढ़ते हैं तो किसी निश्चित समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल। यानी इसका जो फॉर्मूला होगा, किसी निश्चित समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल। चाल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा दूरी बटे समय, मात्रक होगा मीटर बटे सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। फिर कहेगा विमा निकाल लो, तो भाई विमा अगर निकालेंगे तो चाल की जो विमा आएगी वो होगी दूरी की l और समय की t, यानी ये क्या आ गया, L⁻⁻1, ठीक है। फिर पूछेगा राशि किस तरह की है, तो मैं ऊपर बता चुका हूँ, ये राशि जो है वो किस तरह की है, अदिश। कैसी है, अदिश। क्लियर? चलिए आते हैं वेग में। वेग की बात करते हैं तो किसी निश्चित दिशा में चले गए, किसी निश्चित दिशा में एक निश्चित समय में या 1 सेकेंड में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग। 1 सेकेंड में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग। विस्थापन का वेग का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा विस्थापन बटे समय। मात्रक निकालोगे तो विस्थापन का भी मात्रक मीटर था, भी बताया था, समय का मात्रक सेकेंड, तो इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। फिर कहेगा भाई यहाँ पर भी इसकी विमा निकाल के दिखा दो, तो भाई विमा निकालो। दूरी यानी विस्थापन की विमा क्या होगी, L, समय की विमा क्या होगी, T, तो इसकी विमा क्या होगी, L⁻⁻1। क्लियर है? अच्छा, फिर पूछेगा राशि कौन सी है, तो इसकी जो राशि है वो राशि हमारे पास क्या होगी, ये राशि होगी सदिश। कैसी होगी, सदिश, ठीक है। यानी इसको प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, जबकि इसको प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास वेक्टर होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक। अब कुछ कॉमन बातों के बारे में आते हैं। कॉमन बातें क्या, चाल की बात करते हैं तो नंबर फर्स्ट बनती है एक समान चाल, एक समान चाल, ठीक है। यानी यदि कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरियों को तय करती है
तो उसकी जो चाल होती है उस चाल को कहते हैं एक समान चाल। मान लेते हैं एक बाइक है और ये हर 5 मिनट में 5 किलोमीटर चल रही है। हर 5 मिनट में अगर ये 5 किलोमीटर चल रही है तो उसकी चाल कैसी हो गई? एक समान चाल, है ना। उसकी चाल कैसी हो गई? एक समान चाल। लेकिन अगर मान लो यही 5 मिनट में 10 किलोमीटर चले, फिर 5 मिनट में 2 किलोमीटर चले, फिर 5 मिनट में 5 किलोमीटर चले, तो इसकी समय के साथ चाल बदल रही है, अर्थात तब इसकी जो चाल होगी वो कैसी चाल हो जाएगी? परिवर्ती। कैसी चाल हो जाएगी? परिवर्ती चाल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो इसकी जो चाल होगी वो आपकी जो चाल कहलाएगी, वो आपकी चाल कहलाएगी परिवर्ती। क्या बन गई? परिवर्ती चाल। क्लियर? तीसरी बात कर लें, औसत चाल। औसत चाल, ठीक है। यानी मान लो आपको यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जाना है और 200 किलोमीटर जब आपको दूर जाना है, आप घर से निकले तो आपने देखा कि आपको यहाँ से और 200 किलोमीटर दूर जाने में 5 घंटे लग गए। कितने घंटे लग गए? 5 घंटे। तो आपने कैलकुलेट करके बताया कि हम जो आए यहाँ पर चाल अगर निकालेंगे तो 200 किलोमीटर दूरी थी, 5 घंटे लग गए। कितना आया? 200/5 यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आप चले। लेकिन क्या बताओ, आप निश्चित है कि हर जगह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी गाड़ी चली होगी? नहीं चली होगी। क्यों? क्योंकि कहीं पर ट्रैफिक मिला होगा तो वहाँ पर आपको ब्रेक लगानी पड़ी होगी और वहाँ पर आपकी चाल कम हुई होगी, और कहीं पर आपको क्लियर मिला होगा तो आपने वहाँ पर स्पीड गेन की होगी, यानी चाल बढ़ाई होगी, तब आपकी वहाँ पर चाल कुछ और होगी। तो रास्ते पे अगर आपने देखा तो कहीं पर आप 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले और कहीं पर आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भी चले, यानी कहीं पर आपने 10 मिनट में हो सकता है कि आधा किलोमीटर तय कर लिया हो और कहीं पर आपने 10 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय की हो सकता है ना। मे बी पॉसिबल, बिल्कुल होता है, ऐसा ही होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि तब हम ये कह सकते हैं कि अगर आप उस जगह पर औसत चाल निकालते हैं तो आप सीधे से लिख देते हैं कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद एक और आता है तात्क्षणिक चाल। नंबर 4 में होता है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल का मतलब होता है, ले लेते हैं इसके लिए डेल्टा t टेंड्स टू 0 सेकेंड में चाल। ठीक है, v डेल्टा t टेंड्स टू 0 सेकेंड में जो चाल चली जाएगी उस चाल को हम लोग बोलते हैं तात्क्षणिक चाल। यानी 1 सेकेंड से भी कम समय में जो चाल चली गई होगी कण के द्वारा, उस चाल को हम लोग कहते हैं तात्क्षणिक चाल। बात समझ में थोड़ी सी कम आएगी क्योंकि आपके सिलेबस में केवल एक हेडिंग के तौर पर है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गई हमारे पास चाल के विषय में कुछ पॉइंट्स। इसी प्रकार से पॉइंट्स आपको वेग में मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला जो आएगा वो आएगा एक समान वेग। क्या आएगा? एक समान वेग। एक समान वेग क्या होता है? इधर देखो, अभी हमने क्या बताया था, किसी निश्चित समय में निश्चित, ठीक है, यानी एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरियां अगर तय होती हैं तो उसकी चाल क्या होगी? एक समान चाल। तो निश्चित समय अंतराल में निश्चित विस्थापन तय करना कहलाएगा एक समान वेग। एक निश्चित समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को हम क्या कहेंगे? एक समान वेग। नंबर अगला जो होगा वो होगा परिवर्तीय वेग। परिवर्तीय वेग। परिवर्ती वेग का मतलब निश्चित समय तो है लेकिन विस्थापन अलग अलग है, तो उसका वेग कैसा हो गया? परिवर्ती। ठीक है, यानी समय तो निश्चित है लेकिन विस्थापन कैसा है? अलग अलग है, तो उसका जो वेग हो गया वो कैसा हो गया? परिवर्तीय वेग हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, फिर इसके बाद अगली बात जो आ जाएगी वो होगी औसत वेग। क्या होगा?
औसत वेग। फिर से वही बात बता दें कि किसी निश्चित समय अंतराल में या किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य तय किए गए कुल विस्थापन के तय करने में लगे कुल समय अंतराल के अनुपात को क्या कहेंगे? औसत वेग। यानी किसी निश्चित समय अंतराल में तय किए गए कुल विस्थापन तथा लगे कुल समय अंतराल को कहेंगे औसत वेग। तो औसत वेग बराबर क्या लिखेंगे? कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, मात्रक याद रखना, इसका भी मात्रक जो होगा वो मीटर प्रति सेकंड होगा और इसका भी जो मात्रक होगा वो मीटर प्रति सेकंड होगा। अंत में इसमें भी एक टॉपिक बचता है जिसे हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, तो तात्क्षणिक वेग क्या है? तात्क्षणिक वेग का मतलब होता है डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी जो चाल या वेग आप निकालेंगे वो कितने समय के लिए होगा? यानी लगभग 1 सेकंड से भी कम समय में अगर आप किसी का वेग ज्ञात करते हैं, किसी की चाल प्राप्त करते हैं, तो उसकी चाल या वेग को हम लोग कहते हैं तात्क्षणिक वेग। इनको आप कहीं पर कॉपी पे नोट्स के तौर पर लिख लीजिए क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। पॉज कीजिए स्क्रीन और इसे लिखिए। ठीक है, अब एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बिना ये गति को पढ़ना संभव नहीं है ना, वो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है त्वरण, एक्सेलरेशन। ठीक है, त्वरण क्या है? साधारणतया आप इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? त्वरण। वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? त्वरण। यानी हमने साइकिल चलाना सीखा, जब हम साइकिल चलाने की शुरुआत करते हैं तो उस समय हमारा जो वेग होता है वो कम होता है। थोड़े समय के बाद जब हम साइकिल को मूव कर लेते हैं, हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बल लगा लेते हैं, उस समय हमारा वेग पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। तो उस समय हमारे वेग में जो परिवर्तन हुआ वो किसके कारण हुआ? त्वरण के। किसके कारण हुआ? त्वरण के। ये त्वरण जो है वो वेग की वृद्धि में भी काम आता है और इसी का एक छोटा सा रूप है जिसे हम लोग मंदक कहते हैं, वो वेग की कमी के काम आता है। यानी अगर कहीं पर वेग को कम करना है, जैसे अचानक हम साइकिल चला रहे हैं और हमारे सामने कोई आ गया तो हमने क्या लगा ली? ब्रेक। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो हम उसी गति को क्या कर रहे होते हैं? कम। जब हम उस गति को कम कर रहे होते हैं तो वो होने लगता है मंदन, और जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं साइकिल चलाना तो हम क्या करते हैं? वेग को बढ़ाते हैं। तब हम जो यूज कर रहे होते हैं वो होता है आपका त्वरण। ठीक है, तो त्वरण की परिभाषा क्या है? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सिंपल। ठीक है, फिर पूछेगा भाई सूत्र, तो भाई सूत्र बिल्कुल सिंपल सा, सबसे पहले तो लिख लो, इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आते हैं, तो भाई त्वरण का अगर हम सूत्र निकालेंगे तो हमने सीधा सा बताया वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन मतलब लिख सकते हैं, वेग को तो वी से डिनोट कर रहे थे तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यानी ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। कहीं कहीं पर आप इसे डी वी अपॉन डी टी भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पूछेगा इसका मात्रक, तो भाई मात्रक क्या हो गया? इसका मात्रक देखो, वेग में परिवर्तन होकर जो भी आएगा वो आएगा मीटर प्रति सेकंड में। नीचे एक और सेकंड चल रहा है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर पूछता है विमा बताओ, तो भाई इसकी विमा क्या होगी? देखो ऊपर वेग की विमा हमने क्या निकाली थी?
एल टी की पावर -1 अपॉन में समय है यानी टी, ये ऊपर आएगा तो क्या होगा माइनस का, यानी एल टी की पावर -1 और टी की पावर -1, तो ये क्या बन गया एल टी की पावर -2। ये किसकी विमा है, किसकी विमा है, त्वरण, ठीक है। फिर त्वरण से रिलेटेड कुछ बातें जो हमने वहां पर पढ़ी थी, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण क्या होगा, एक समान त्वरण क्या होता है बताइए। हाँ, फिर से वही पुरानी बात, किसी वस्तु का निश्चित समय अंतराल में निश्चित वेग परिवर्तन एक समान त्वरण कहलाता है। किसी वस्तु का निश्चित समय अंतराल में निश्चित वेग परिवर्तन एक समान त्वरण कहलाता है, और अगर यही वेग परिवर्तन निश्चित नहीं होगा तो वो क्या होगा, परिवर्ती त्वरण कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, परिवर्ती त्वरण कहलाएगा, ठीक है। यानी किसी वस्तु का निश्चित समय अंतराल में अलग अलग भिन्न भिन्न वेग परिवर्तन जो होगा वो क्या कहलाएगा, परिवर्ती त्वरण कहलाएगा। इसके बाद अगली बात आती है जिसे हम लोग कहेंगे औसत त्वरण। औसत त्वरण का मतलब फिर वही आ जाएगा, ठीक है। निश्चित समय अंतराल में या किसी वस्तु के द्वारा भिन्न भिन्न समय अंतराल में किए गए भिन्न भिन्न वेग परिवर्तनों का योग तथा लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहेंगे, औसत त्वरण। क्या कहेंगे, औसत त्वरण। यहाँ पर क्या कहेंगे, कुल, ठीक है, वेग परिवर्तन बटे कुल लगा समय, ठीक। पूछेगा इसका भी मात्रक, तो भैया मात्रक हम निकाल चुके हैं, मात्रक कहीं परिवर्तित नहीं होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहेगा। अब पूछेगा इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक, तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण का मतलब क्या होगा, तात्क्षणिक का मतलब होता है डेल्टा टी टेंड्स टू 0, बताया, यानी 1 सेकेंड से भी कम समय अंतराल में हुए वेग परिवर्तन की दर को कहेंगे तात्क्षणिक त्वरण। क्लियर है, सब आपको रिटन में मिलेगा, आपको भी नोट्स दिए जाएंगे, पीडीएफ मिलेगी, उसमें आपको ये सारा कुछ रिटन में मिलने वाला है, इसलिए आपको केवल पढ़ना है, समझना है, ठीक है। और लिखने के लिए आपके पास मटेरियल बहुत सारा आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।